जय हिंद दोस्तों तालिबान बहुत टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं और आने वाले समय में इसी के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। एक छोटा सा डेवलपमेंट देखने को मिला और यहाँ पर हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पूरे हिंट साफ नज़र आ जाएंगे कि भारत की विचार क्या है और उसमें तालिबान जो है उसके ऊपर कितना प्रेशर है। यहाँ भारत की विदेश नीति अभी तक जिस चीज़ को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो प्रॉपरली निकल के नहीं आ पा रही थी कि भारत की विदेश नीति अफगानिस्तान में कहाँ है और किस तरीके से है। लेकिन प्रधानमंत्री के एक बयान ने पूरी की पूरी भारत की विदेश नीति की दशा और दिशा उसको क्लियरिफाई कर दिया है, साफ दिखा दिया है कि असलियत में भारत किस दिशा में सोच रहा है, कहाँ सोच रहा है। और उसके बाद तालिबान के एक बयान ने पूरी तरीके से क्लैरिफाई ये कर दिया कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है या वो भारत से किस प्रकार के रिश्ते चाहता है और वो भारत और पाकिस्तान में कैसा संतुलन चाहता है। इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप या आपका कोई लाडला जो भी IAS PCS की तैयारी करना चाहता है, अगर वो IAS PCS की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, तो 9 to 11 यानी 9 to 12 क्लास के अंदर भी वो अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। साथ में अगर वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो आप सभी हमारा ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम आपको पूरी की पूरी जूम के ऊपर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस तो हमारी खैर रहती है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वीकली करंट अफेयर्स हैं, इसमें आपको हमें कितने घंटे इन्वेस्ट करने हैं, डेली का 1 घंटा आप हमें देंगे जिसके अंदर आप प्रॉपरली एक से लेकर 1.5 घंटे की प्रॉपर टाइमिंग चाहिए हमारे को आपकी, जिससे आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें। भले ही टाइम ड्यूरेशन लंबी होगी लेकिन आपकी स्टडीज़ के साथ साथ वो सब कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इसका NCERT होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो एडवांस लेवल कोर्स होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हम आपके क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल आ जाता है कि इसकी कैसे कांटेक्ट करें। इन 2 नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी फ़ायदा होगा। अब दूसरी सिचुएशन कि दूसरा एक इंफॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप IAS PCS की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो दोस्तों पॉलिटी का कंसेप्टर बैच चालू हो चुका है। इसके अंदर हम आपको इंडियन पॉलिटी का M लक्ष्मीकांत कंप्लीट करवाएंगे। इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। इसमें बहुत ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर रहे। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आप घर बैठे हुए तैयारी कर लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके अंदर भी मिलेंगे। इन 2 नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से ही नया बैच शुरू हुआ है। दोस्तों आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करें और साथ में अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन से लेकर नोट्स से लेकर मेरे लाइव सेशन से लेकर सबको आप हमारे ऐप के ऊपर देख सकते हैं। तो आप हमारी IAS विद हरिमोहन जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जितना जल्दी डाउनलोड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। मोदी जी ने सोमनाथ के अंदर, भाई इलेक्शन आजकल आ रहे हैं और हमारा देश जो है वो त्योहारों के देश के साथ साथ इलेक्शंस का भी देश है। हर साल छोटे बड़े बहुत सारे इलेक्शंस लगातार आते रहते हैं और इवन कई बार तो ऐसा माहौल भी होता है कि कोई म्यूनिसिपैलिटी लेवल के चुनाव होते हैं और उसके अंदर जीता हुआ घोषित करना हो तो लोअर लेवल की जीत है और अगर हारा हुआ घोषित करना हो तो हमारे यहाँ पर लोग जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री तक को म्यूनिसिपैलिटी के अंदर प्रधानमंत्री को हारा हुआ घोषित कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत है, भारत में सब चलता है और लोकतंत्र के अंदर सब जायज़ और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन असलियत में मोदी जी ने बयान दिया कि आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली जो सोच है, खासकर समझिए आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली जो सोच है वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाए लेकिन इसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये एक लाइन, इसके मायने क्या निकले? यहां पर मायने ये हैं, आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच। यहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया। यहां हो सकता है सीधे तौर पर पाकिस्तान पर हमला करना हो, लेकिन पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट यानी तालिबान, उसके ऊपर भी
अप्रत्यक्ष तौर पर एक कटाक्ष था कि आप आतंक के बलबूते अगर साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच हैं। ये एक नसीहत थी कि आप अगर आतंक के दम पर यह सोच रही हैं कि आपने एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है, तो वो थोड़े दिन तक तो भले ही आप हो सकता है कामयाब होते हुए नजर आ जाएं, लेकिन इसका अस्तित्व स्थायी नहीं है, यानी ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। आप मानवता को दबाकर नहीं रख सकते। जो हम अपने पिछले वीडियोस में लगातार शोर मचाते रहे हैं, शोर ही मचा रहे हैं, लोगों का जो रिस्पॉन्स है जैसा भी है, भाई मैं शोर मचा रहा हूं क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने मानवता की हत्या की है। और यहां पर हमारे प्रधानमंत्री का जो बयान है कि आप मानवता को दबाकर ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, यहां पूरे खुले तौर पर अफगानिस्तान के ऊपर एक कटाक्ष है, उनको एक चेतावनी है कि अगर आप अभी भी अपनी आतंकी सोच को नहीं समझ सकते या आतंकी सोच को अभी भी अगर नहीं छोड़ सकते, और यदि आप मानवता की भलाई के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, धर्म से ऊपर उठकर मानवता को, क्योंकि धर्म असलियत में मानवता की भलाई के लिए है, और अगर धर्म मानवता की भलाई के लिए है तो सबसे पहली चीज मानवता है, धर्म का दूसरा नंबर आता है। यहां यह खुले तौर पर बता दिया, क्योंकि धर्म, तालिबान जो है वो धर्म के आधार पर, कट्टरवाद की सोच के साथ धर्म के आधार पर स्थापित एक सत्ता है जो कट्टरवाद यानी बंदूक के दम पर जो आई है। अब यहां इन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक चेतावनी दी। अब ऐसी चेतावनी के अंदर भाई सीधी सी बात है, एक आम आदमी के लिए तो एक बयान है। मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं तो हमारी जो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है उसका एक इंटीग्रल पार्ट काउंटर टेररिज्म के नाम पर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री 2014 से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार ड्रग्स को, ब्लैक मनी को, टैक्स हेवन कंट्रीज को और टेररिज्म को एक दूसरे के साथ जोड़कर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा यहां तक निकल कर आया कि तालिबान के ऊपर FATF के एक्शंस होने शुरू हो गए। लेकिन असलियत में हमारी, यानी ये फॉरेन पॉलिसी जो है वो टेररिज्म के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो प्राइम फोकस है वो टेररिज्म है। और ऐसे में हम भले ही किसी का नाम ना ले, और ऐसी खतरनाक सिचुएशंस में जब पूरी दुनिया जो है वो एक तरीके से तालिबान के सामने सरेंडर कर चुकी है, हम अभी भी आतंकवाद के नाम पर उसकी खिंचाई करते हुए पीछे नहीं हट रहे। अमेरिका जैसा देश भले ही पीछे हट गया हो, हम लोग पीछे नहीं हटे, ये इस बयान के अंदर साफ नजर आ रहा है। दूसरा, हमारे जो इससे जो इंडिकेशन है कि दुनिया को ये अभी भी हम बताना चाहते हैं कि समझ लीजिए, आपने जिस आतंकवाद की सत्ता को स्वीकार कर लिया, हम उसे अभी भी वही चेतावनी देंगे जो पहले दे रहे हैं। क्योंकि G7 कंट्रीज का जिस तरीके से बैठक हुई, और उस बैठक के अंदर इन G7 चौधरियों ने बड़ी ही बेशर्मी से सिर्फ इस चीज पर फोकस किया कि हम कितनी जल्दी, कितने अच्छे तरीके से अपने जो क्या नाम है नागरिक हैं उनको काबुल से कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, या अपने सपोर्टर्स को कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। उनका डिस्कशन सिर्फ इस चीज पर था, उनका डिस्कशन काबुल के अंदर रहने वाले लोगों के अधिकारों के मामले में बिल्कुल भी नहीं था। और तीसरा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान साफ तौर पर दिखाई देती है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान क्या है भाई? हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये है कि हमारा खासकर अफगानिस्तान में कि और शुरू से हम लोग इस चीज के अंदर हर डिबेट में, हर डिस्कशन में कहते जा रहे हैं भाई, जैसे चाइना है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी कह रही है तुम आतंकवादी हो, तुम कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरी आंखों पर पैसे का चश्मा चढ़ा हुआ है और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे $3 ट्रिलियन के जो रिसोर्सेज हैं उन पर फोकस करना चाहता हूं, बाकी तुम जो मर्जी करो, मुझे मतलब नहीं है। बस मेरे घर शिंजियांग प्रांत के अंदर आकर तुम शोर नहीं मचाओगे, मेरे आंगन में शोर मत मचाना, मेरे आंगन में आतंकवाद मत फैलाना, मैं तुम्हारी बारात में खुल के डांस करूंगा। चाइना का यह कहना है। पाकिस्तान का तो खुल के प्रोजेक्ट ही है नाजायज औलाद। भाई अंग्रेजों की नाजायज औलाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान की नाजायज औलाद तालिबान है, और इस तालिबान के दम पे पाकिस्तान पूरे के पूरे एरिया के अंदर कब्जा जमाए रखना चाहता है। लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है अफगानिस्तान में, अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात यह है, उसको जो सपोर्ट करने वाला ग्रुप था वो अमेरिका उसको उठाकर ले गया, बाकी जाओ भाड़ में। अमेरिका के कौन से पड़ोस में आग लगी हुई है? इंडिया के पड़ोस में आग लगी हुई है। इंडिया परेशान है, इंडिया दुखी है, इंडिया चारों तरफ से सिचुएशंस के अंदर घिरा हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में
भाई एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, दोनों के दोनों हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, और ऐसे हॉस्टाइल कंट्रीज के साथ अगर तीसरा जो आपके फेवर में एक कंट्री था अफगानिस्तान, वो भी अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट में, पाकिस्तान के सपोर्ट में चला जाए, तो कहीं ना कहीं आने वाली सिचुएशंस इंडिया के लिए प्रेशर क्रिएट करने वाली तो हो सकती हैं। ऐसे में इंडिया ने ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में भी, जहां पर इंडिया को दुनिया, भाई किसी भी एनालिस्ट को अगर आप उठाकर देखेंगे तो कोई भी एनालिस्ट खुलकर यह कहेगा कि इंडिया को यहां पर अपने हित सुरक्षित रखने चाहिए और तालिबान से बातचीत बढ़ानी चाहिए। इंडिया के प्रधानमंत्री की इस एक लाइन ने खुले तौर पर कह दिया कि भाड़ में गया तालिबान, आतंकवाद का हम कभी भी साथ पहले भी नहीं देते थे और अभी भी नहीं देंगे, और उसको चेतावनी देंगे कि बेटा अगर तूने फालतू बोला तो हमारे लिए तो पहले भी जो था आतंकवादी वो आज भी आतंकवादी है, अगर हमारी तरफ देख आंख उठाकर देखी तो कुत्ते की तरह मारेंगे जैसे बाकियों को मारते हैं। जैसे हमारी सेना बाकियों को मारती है ऐसे तुम्हें भी ठोकेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरी एक सिचुएशन ये कि ऐसे में अगर आप देखेंगे कि इंडिया, और सबसे बड़ी बात यहां पर इस एक बयान ने जो अफगानिस्तान की तरफ पॉलिसी है, वो इंडिया तालिबान से बातचीत क्यों नहीं कर रहा और तालिबान से इंडिया जो है सिचुएशंस को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा, या यूं कहें कि चुप क्यों बैठा हुआ है, ये असलियत में तालिबान के प्रति हमारे जो एक आशंका है, सस्पिशन है, उसको दिखा रहा है कि इंडिया अभी भी तालिबान पर भरोसा नहीं कर रहा है। और इसी भरोसे को ना करने की वजह से इस टाइम पर कहीं ना कहीं हमारे को ऐसी कोई भी खबर सुनने को नहीं मिल रही कि इंडिया के जो डायरेक्ट टॉक्स हैं वो हो रही हैं। कुछ सिग्नल्स इधर से इंडिया से जा रहे हैं, दिख रहे हैं कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ सिग्नल्स तालिबान से हो रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं हो रहे, ना पक्ष में ना विपक्ष में, चुपचाप मैन इन द कॉर्नर, एक बैटल ग्राउंड के कॉर्नर पे एक आदमी खड़ा हुआ है कि तुम पहले लड़ लो, देख लो क्या होता है, फिर मैं बात करूंगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया जो है यहां पर खुलकर जो अभी तक जो सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, उठापटक वाली सिचुएशन में खुलकर कोने में खड़ा हुआ है, साइड में खड़ा हुआ है कि यार हमें तुमसे मतलब नहीं है, आप पहले लड़ लो भिड़ लो फिर बात करेंगे, ये इस पॉलिसी का जवाब है कि असलियत में हमें तालिबान पे भरोसा नहीं है और इतनी जल्दी हम भरोसा कर नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके तालिबान के जो वरिष्ठ नेता हैं शहाबुद्दीन दिलावर, आप फोटो देख रहे होंगे, शहाबुद्दीन दिलावर, इन शहाबुद्दीन दिलावर का बयान आया एक गनगनाती हुई सी आवाज के अंदर, एक गुस्सा, लेकिन उस गुस्से के अंदर डर और दबाव साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी रेडियो को एक इंटरव्यू दिया था। देखो असलियत में जो बोला जा रहा है, कभी भी नेताओं को अगर आप देखते हो तो जो वो बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों पता है क्या होता है, जो भी वो बोल रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बोलने के पीछे उनकी आवाज का जो तरीका है और बोलने का तरीका क्या है। जिस तरीके से बोले जा रहे हैं उन शब्दों पे अगर ध्यान दिया जाए तो उनके शब्द क्या हैं, भारत को जल्द ही पता चल जाएगा कि तालिबान अपनी सरकार को सुचारू रूप से चला सकता है। यानी इंडिया ने जो सिग्नल दिया वो तालिबान ने लपक लिया और ये कहा कि भारत को जल्द ही पता लग जाएगा कि तालिबान अपनी सरकार सुचारू रूप से चला सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत तालिबान पर जो दबाव डालना चाहता है कि बेटा आतंक के दम पे सत्ता पे तो काबिज हो गए हो, सरकार चला के दिखाओ, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक चलने वाली सरकार नहीं है और आम आदमी को आप ज्यादा दिन तक दबाकर नहीं रख सकते। अब यहां पर एक चेतावनी जो तालिबान दे रहा है वो साफ है, यानी वो इंडिया को एज ग्रांटेड नहीं ले रहा या इंडिया को हल्के में नहीं ले रहा। साफ क्या कि इंडिया जो है अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। अब जब ये कहा जा रहा है कि आंतरिक मामलों में दखल ना दे, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, कि भाई असलियत में उसे पता है कि इंडिया एक दबाव क्रिएट कर रहा है और उस दबाव के सामने आज नहीं तो कल अफगानिस्तान को झुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इसी इंटरव्यू के अंदर जो शहाबुद्दीन दिलावर हैं, पाकिस्तान की रेडियो को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी और दोस्त है और सबसे पहले थैंक यू कि आपने 30 लाख रिफ्यूजियों की सेवा करी। यहां असलियत में इंडिया को काउंटर करने के लिए और हल्की सी एक धमकी भी दे दी कि बेटा, इंडिया को क्या धमकी दी है खुले तौर पर कि अगर आप ज्यादा चूं चपड़ करेंगे, यानी इंडिया के ऊपर एक मतलब मैसेज देने की कोशिश करी कि इंडिया अगर तालिबान पे ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान हमारा मित्र है, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर आपके अगेंस्ट
खड़े हो सकते हैं। यानी अभी वो ये बताना चाहते हैं कि अभी तक तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हो रहे, लेकिन आने वाले समय में अगर इंडिया ने ज़्यादा दबाव बनाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया के ऊपर भी दबाव बनाकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों असलियत में देखिए क्या होता है ना, फॉरेन पॉलिसी के ना अंदर सिग्नल्स चलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करती है और एक एक लाइन जो है वो अलग अलग तरीके से आपको इंडिकेशंस दे रही होती है। यहां इन इंडिकेशंस को समझेंगे तो यहां हमारे को पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो जिसे कहते हैं किताब, खुली किताब की तरह आराम से समझने की के अंदर मदद मिलती है। लेकिन अक्सर क्या होता है, इन कोड लैंग्वेजेस को समझने में बड़ी ताकत लगती है, कौन किस तरफ क्या बोल रहा है, और आम आदमी को ये चीज़ें नॉर्मली समझ में नहीं आती। और आम आदमी तो छोड़ो, अच्छे अच्छे बड़े से बड़े यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब एक सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उन तक को कई बार ये मैसेजेस समझ में नहीं आते। कभी कभार आप मूवीज़ देखते हो ना, जैसे एक वी मूवी आई है, वी साउथ की मूवी है। मैं थोड़ी बॉलीवुड मूवीज़ को कम पसंद करता हूँ, इनमें कॉपी तो कर रखी होती है, इससे अच्छा वही देख लो। अब उस वी मूवी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यूपीएससी का कैंडिडेट जो है वो बुद्धि लगा रहा होता है, और जो दूसरे वाला होता है वो उसको क्लू दे रहा होता है। बुद्धि लगा रहा है, क्लू दे रहा है। और मजे की बात, हमारा जो हिंदी मीडियम का खासकर यूपीएससी का स्टूडेंट है वो मोटिवेशनल गुरु के चक्कर के अंदर फंसा हुआ है। अरे यार, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करनी है। उसके लिए आपको खुद के अंदर से आग निकालनी पड़ेगी, खुद के अंदर से एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी। कोई इंसान आपको ये टिप कैसी दे सकता है कि इस ट्रिक से आप 6 घंटे पढ़ लो या 6 घंटे पढ़ के आप आगे यूपीएससी क्रैक कर जाओगे। कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जो आपको यूपीएससी के लिए मोटिवेट कर सके, क्योंकि ये तो अंदर की आग है। बाहर भाई पानी में आग थोड़ा ना लगाई जा सकती है। आग के अंदर आग लगाने के लिए खुद के अंदर भी तो जलने का मादा होना चाहिए। पेट्रोल के अंदर आग लगाई जा सकती है, डीजल में आग लगाई जा सकती है, लकड़ी के अंदर आग लगाई जा सकती है, पानी में, बर्फ में, वहां थोड़ा ना आग लगाई जा सकती है। बर्फ पे लगा लो आग, कब तक लगाओगे? जब तक पंप रहेगा तब तक आग लगेगी, उसके बाद बुझी जानी है। तो बाहर से मोटिवेशन किसी भी यूपीएससी के स्टूडेंट का बिल्कुल नहीं होता। ये तो अंदर, यार राजा हो ना तुम राजा बनने की तैयारी कर रहे हो और सिपाहियों वाले काम कर रहे हो। ये छोटे मोटे जो नौकरी पाने वाले लड़के होते हैं इनको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। पटवारी से लेकर दिल्ली पुलिस के हवलदार की नौकरी पाने वालों के लिए आईपीएस को मोटिवेशन थोड़ना चाहिए। वो तो खुद अपने आप में मोटिवेशन है दूसरों के लिए, वो सबसे फ्रंट पे रह के काम करता है। अब मोदी जी को कोई ये कह दे कि नहीं तुम्हें चुनाव लड़ने के लिए जीतना है, तो उनसे बड़ा वो खुद मोटिवेटर हैं यार। वो खुद मोटिवेट होकर जब आगे बढ़ते हैं तो पूरी उनकी पार्टी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। अब वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन के लीडर को अगर आप देखेंगे तो वो बेचारे डिमोरलाइज रहते हैं। अब यहां यूपीएससी का कैंडिडेट अगर डिमोरलाइज रहेगा तो तुम्हें तो यार लीडर बनना है, लीड करना है पूरी फौज को, पूरे सिस्टम को। अब अपोजिशन पार्टी वाला अगर लीडर कमजोर है, वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा या वो खुद मोटिवेटेड नहीं है, तो उसकी पार्टी बेचारी हर कदम पे हारती है। वही हाल तुम्हारे साथ है। बाहर किसे जो मोटिवेट करने वाला है उससे कुछ नहीं। यूपीएससी कब बनोगे, आईएएस कब बनोगे या यूपीएससी क्रैक कब कर पाओगे? जब अंदर से मोटिवेशन होगा, खुद करने का जज्बा होगा। बाहर वाला कोई कुछ नहीं बता सकता। बाहर वाला क्या बताएगा? ये मोटिवेशनल गुरु केवल थोड़ी देर के लिए इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, आधे पौने घंटे के लिए। आप 15-20 मिनट काम करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा फुल। इससे अच्छा पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दो और हमसे जुड़ो। हम सिर्फ पढ़ाते हैं, मोटिवेट वगैरह अपने आप होता है, हम सिर्फ गाइड करते हैं। हम सिर्फ गाइड करेंगे, मोटिवेशन थोड़ा ना होता है। मोटिवेशन तो छोटे मोटे नौकरी के लिए होता है यार, यूपीएससी के लिए नहीं। धन्यवाद।